मैंने कल भी बताया कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इट इज़ वेरी simple because that we have already learned, all of have learned in 10th class in lower mathematics as well as in standard mathematics. So this is not new for all, just we are going to revise, we are just going to memorize all these things. So इसको पहले मैं आपके साथ शेयर किया. अच्छा हो गया. तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मीन्स सेंटर टेंडेंसी होती क्या, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज जस्ट कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड. इन तीनों को हम लोग जानते भी हैं इनको हाउ टू कैलकुलेट, पर जस्ट वी विल go through and memorize. As you are aware that there are two type of data, grouped and ungrouped. Ungrouped means raw data in unstructured. Group means it may be in the kind of tabular form by using class interval and frequency. So दोनों ही केस में हम लोग जो आपका मीन है यानी कि फर्स्ट सेंटर टेंडेंसी है उसको हम लोग मेजरमेंट निकालना आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. देन ये क्या है, इंट्रोडक्शन में कि हमने ये सब पढ़ लिया है, ग्राफ, डायग्राम एंड ऑल टेबल्स. देन हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आज पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए बेसिकली कोई भी डेटा है, इफ इट इज अनस्ट्रक्चर्ड और रॉ डेटा, उसमें भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के बेस से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहाँ है. If it is at midpoint, that is calculated by mean. If it is in four quadrant Q1, Q2, Q3, ये हम लोग मीडियन के कॉन्टेक्स्ट में Q2 को हम लोग मीडियन बोलते हैं. तो डेटा, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मीन, मीडियन, मोड, उसकी बेसिकली लोकेशन जानने के लिए वेयर डेटा लाई, मैक्सिमम जो डेटा है हमारा वो किस एरिया में लोकेट कर रहा है, कहाँ वो लोकेट कर रहा है, तो हम लोग उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इफ आई टॉक अबाउट मीडियन, सॉरी मोड, मोड रिप्रेजेंट देन व्हाट डेटा इज कमिंग एट मैक्सिमम टाइम, मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड एज मोड. चलिए देखिए, तो यहाँ से चलते हैं, जस्ट इसको गो थ्रू कर लेते हैं. द स्टैटिकल डेटा which follow this general pattern means data आपका कहाँ होता है सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग. they may differ in a value of variable around which most of the item cluster means एवरेज से हम लोग पता कर पाते हैं कि वो जो डेटा है वो उसके अराउंड कितना डेटा आसपास है. the may differ in the extent to which items are dispersed, यानी कि वो कितना मिड से मिड पॉइंट से कितना डिस्पर्स हो रहा है, उसको हम डिस्पर्सन जो आपकी ब्लॉक नंबर 4 है उसमें हम पढ़ेंगे. इनफैक्ट जो आपका स्क्यूनेस, डेटा में कुछ स्क्यूनेस है, मीन्स डेटा में अगर कोई रेगुलरिटी है, कंटिन्यूटी है, तो मीन, मीडियन, मोड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. अगर डेटा में कुछ स्क्यूनेस है, मीन्स मैं आपको एक डायग्राम से भी दिखाऊंगा इसको. दिस इज ये कर्व अगर पूरा सिमेट्रिक आए तो ठीक है, अगर सिमेट्रिक नहीं आ रहा है तो ये स्क्यूनेस कहलाता है, यानी कि अपनी टेंडेंसी से थोड़ा सा अलग हटके जाना, उसको हमको स्क्यूनेस. स्क्यूनेस को भी हम ब्लॉक नंबर 4 में कैलकुलेट करेंगे. इसेंशियल बेसिकली आइडियल एवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं एक तरह से, तो वो हमें बताता है आइडियल एवरेज, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कंप्यूट. हम लोग जो आइडियल मैथमेटिकली जो हम लोग मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, वो इजीली कंप्यूट होता है और उसको समझने में भी आसानी होती है. इट शुड बी इजी टू मेक आउट एन एवरेज एंड कंप्यूटेशन शुड आल्सो बी सिंपल. तो एवरेज के कॉन्टेक्स्ट में ये इसेंशियल कॉन्सेप्ट है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एवरेज को निकालना सिंपल होता है और उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है, क्योंकि एवरेज से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारे डेटा का ऑन एन एवरेज ये डेटा एक मिड पॉइंट से कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, या उसका तरह से
डेंसिटी, डेंस कहाँ ये डेटा कितना डेंस है, ये हम एवरेज के माध्यम से या मीन के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Rigidly defined and average should be rigidly defined by a mathematical formula so that the same answer is derived by different person। देखिए एवरेज को आप 40 लोगों से निकलवा लीजिए एक डेटा का, या 10 लोगों से, या अगर वो करेक्टली कैलकुलेट करते हैं तो सभी लोगों का जो आंसर है, सभी लोगों का जो एवरेज है वो इक्वल आएगा। देयर इज नो स्कोप ऑफ पर्सनल प्रिजुडिस, कोई भी बायसनेस, कोई भी प्रिजुडिसनेस काम नहीं आएगी अगर वो डेटा फॉर्मूला प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन एन ऑल आइटम इन द डेटा, for calculating an average, each and every item of the data set should be included, not a single item should be dropped। देखिए यहाँ पे एक जो हम डेटा हम लोग जो कलेक्ट किए हैं या ऑलरेडी डेटा हमको एज ए सेकेंडरी सोर्स के रूप में मिला है, अगर उनका कंप्लीट डेटा का हम मीन निकालेंगे तो एज आई सेड दैट आंसर ऑफ 4%, 40%, 10% विल बी इक्वल। इफ आई ड्रॉप ए सिंगल डाटा तो डेफिनेटली एवरेज चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये आइडियल एवरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों, इजी टू अंडरस्टैंड, रिजिडली डिफाइंड एंड बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स इन डेटा। अगर इन तीनों में से एक भी चीज डिफर होती है या एक भी चीज चेंज होती है तो वो आंसर भी चेंज होगा। नॉट टू बी अनडुली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम आइटम्स। मैं कल बार बार कह रहा था कि एक कई बार जो हमारे पास डेटा होता है, सपोज करिए मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और मिनिमम मार्क्स 0 हैं, 40 बच्चे हैं, 40 में से अगर 38 बच्चों के मार्क्स एक मिड वैल्यू यानी कि 50 के आसपास मार्क्स हैं, किसी के 52 यानी कि विद इन 50 एंड 60, और उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिसमें एक के 100 मार्क्स हैं और एक के 0 हैं, तो ये 100 एंड 0 हैं, ये बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यू हैं मिनिमम लेवल पर और मैक्सिमम लेवल पर। और कल मुझे याद नहीं आ रहा था, इनका एक प्रॉपर नाम है, इनका नाम है आउटलायर। आउटलायर को जब हम डेटा क्लीन की बात करते हैं तो एक गुड रिसर्चर इस इन आउटलायर को अपने डेटा से क्लीन करके तब वो आगे अपनी फर्दर रिसर्च में कैलकुलेशन के लिए यूज करता है। सर आउटलायर का मतलब क्या होता है? आउटलायर का मतलब बताया मैंने आपको, मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू एंड मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई एग्जामिनेशन में कोई बच्चा 100 में से 100 लाता है और एक बच्चा 100 में से 0 लाता है, लेकिन बाकी 38 के बच्चों के रिजल्ट 60 और 50 के बीच में है, तो इन दैट केस ये 100 वैल्यू और ये 0 वैल्यू ये अफेक्ट करेगी उसके मीन मीडियन मोड को, और जिसका कोई प्रॉपर मतलब प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गेटिंग 50 to 60, और उसी के बेस पे हम लोग जनरलाइज करते हैं रिजल्ट कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। इट मीन्स या तो वहाँ इस स्कूल की टीचिंग मेथोडोलॉजी प्रॉपर नहीं है, या बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या एनवायरनमेंट का इशू है। ऐसे केस में हम 100 को और 0 को आउटलायर के रूप में लेते हैं और उस डेटा को क्लीन करते हैं। मीन्स उन दोनों डेटा को हम नहीं लेंगे, जो भी हम रिसर्च करेंगे वो 38 स्टूडेंट पर करेंगे। कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का यहाँ पर मतलब ये है, अगर 2 डेटा सेट है, 3 डेटा सेट हैं और तीनों का अलग अलग मीन अगर हम निकालें और उसके बाद हम इस डेटा को मिक्स कर दें, उसके बाद मीन निकालें, तो दोनों केस में तीनों के मीन को जोड़ लीजिए और उधर एक कंप्लीट डेटा जो आपने मिक्स करके बनाया उसके मीन को, तो दोनों केस में उनका जो मीन है वो सेम होगा। मीन्स किसी भी एल्जेब्रिक, कोई भी उन पर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट लगा दीजिए, यानी कि A + B + C = D होगा। D मीन्स मिक्स डेटा है यहाँ पे A B C का, दोनों केस में A + B + C का मीन और एक कंबाइंड में D का मीन दोनों बराबर होंगे। सर कंपाउंड अमाउंट क्या होता है? हाँ, कंपाउंड अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? कंपाउंड अमाउंट बेसिकली ये मिश्रित मूल्य हुआ। ओके सर। यस, आगे सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। द एवरेज शुड हैव द सेम सैम्पल स्टेबिलिटी। मीन्स अगर हम उसकी सैम्पलिंग करेंगे किसी डेटा की, दोनों केस में सैम्पलिंग किया हुआ डेटा, 2 डेटा सेट हैं,
उन पर भी मीन का जो फॉर्मूला है या मीन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एप्लीकेबल होंगी, और उनकी जो वैल्यू है वो अगर सेम डेटा सेट सेम मेथड से यूज किया गया है तो उसमें सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होगी। यानी कि दोनों में अगर एक सैम्पलिंग मेथड लिया है एक क्लास में, एक किसी ए ने किसी बी ने, तो दोनों केस में सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हम पढ़ रहे थे दैट इज आइडियल एवरेज, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एवरेज। दोनों में एक चीज का अंतर है। आइडियल एवरेज में मैंने बताया जैसे कि आउटलायर को हटा देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डेटा है एज इट इज जो हमें डेटा मिला, अगर उसको हम एवरेज कंप्यूट करते हैं तो वो एक जनरल एवरेज होता है, और इसकी भी मोर और लेस कैरेक्टरिस्टिक सेम है। टू सप्लाई वन सिंगल वैल्यू एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा का मीन यानी कि एवरेज अगर हम निकालते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारे डेटा की डेंसिटी कितनी है, या हमारा डेटा के आसपास जो डेटा जो जो हमारे मीन के जो निकला है हमारा डेटा उसी के आसपास ही होगा। दूसरा, मीन हमें एवरेज हमेशा फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन के लिए। मीन के बाद हमें ये पता लगता है कि जो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो कितना उस मीन से लोअर है और कितना डेटा उस मीन से ऊपर है। तो एक कंपैरिजन हमको मिल जाता है कि आधा डेटा हमारा अपर साइड में होगा, आधा डेटा हमारा लोअर साइड में होगा। दैट एवरेज हेल्प अस। स्टैटिकल इन्फ्रेंस में ये एवरेज हमें हेल्प करता है। जो हम बाकी जो हम स्टैटिकल जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इवन हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे या टी टेस्ट निकालेंगे, वहाँ भी हमारा एवरेज यूज होता है डिफरेंट फार्मूलाज यूज करके कैलकुलेशन के लिए। टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यस, मीन से हम बता पाते हैं कि कोई ग्रुप में सपोज करिए हमने मेल और फीमेल का एटीट्यूड का हमने टेस्ट लिया, और जो मेल का जो एटीट्यूड का जो रिजल्ट था और फीमेल के जो एटीट्यूड का जो रिजल्ट था, दोनों का अगर हमने मीन निकाला, जिसका भी मीन ज़्यादा होता है तो हम ये कहते हैं कि इनका एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द एटीट्यूड ऑफ वुमेन इज मोर देन पॉजिटिव देन द मेल, और वाइस वर्सा अगर मेल का ज़्यादा आता है तो हम कहेंगे एटीट्यूड ऑफ मेल इज मोर पॉजिटिव देन द फीमेल्स। तो ये डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए मीन काम आता है। अब जो हमने कहा कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी, तो देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मैंने कहा था कि मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा हमने कहा था मोड। क्योंकि इस यूनिट में हम लोग पहले मीन के बारे में बात करते हैं, तो मीन अगर मैथमेटिकली देखें तो एवरेज को बोलते हैं। यहाँ पर 3 तरह के मीन हो सकते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिकल मीन, सेकंड इज ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड इज हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन उसको बोलते हैं जो डेटा हमारे पास हो उस सबको जोड़िए और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दीजिए। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है आपका, ये थोड़ा मल्टीपल होता है, जैसे 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 2 4 देन 8 देन 16, यानी कि यहाँ डेटा 2 का मल्टीपल है। तो ये अरिथमेटिकल डेटा है, और इसको डेटा को निकालने का फॉर्मूला दूसरा होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। हार्मोनिक मीन में जो डेटा होता है वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिकल मीन का, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन को। All these measure can be either simple and weighted. You will study detail about the arithmetical mean later. Geometrical mean ये यूनिट 13 में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा मीन हुआ। दूसरा आपका ये क्या हुआ, एवरेज ऑफ पोजीशन में, जिसमें हम कहते हैं मीडियन एंड मोड। इनको हम आगे पढ़ेंगे जो आपके सेंट्रल टेंडेंसी में आती हैं। और कुछ स्पेशल एवरेज होते हैं, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिंग एवरेज, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में है व्हाट इज अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन हमारा है क्या? सो अरिथमेटिकल मीन इज कॉमनली नोन एज मीन। हम लोग उसको मीन यूज करेंगे जहां भी हम अरिथमेटिकल मीन की बात कर रहे हैं, तो वी कैन यूज द वर्ड मीन।
इट इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है, बिकॉज अदर फिगर्स ऑफ डेटा कॉन्ग्रीट अराउंड इट, जो हमारा जो डेटा है वो इस मीन के आसपास ही है, अराउंड ही है। अर्थमेटिकल मीन इज ऑब्टेन्ड बाय dividing the sum of value of all observation in the given data set by the number of observation of the set। ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो डेटा है उसको टोटल को ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मीन। लेकिन ये जो मीन है ये सिंपल मीन है। अगर ये डेटा जो आपका है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, अगर स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा या ग्रुप्ड हो जाएगा तो उसको निकालने का फॉर्मूला कुछ और होगा। तो basically arithmetical mean is mostly commonly used in statistical average in the disciplines such as commerce, management, economics, finance, production, etc. means arithmetical mean is used in everywhere। आपकी जो कॉमन लाइफ है, हमारी डे टू डे लाइफ है, वहां भी हम लोग मीन को यूज करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिकल मीन किस लिए कैसे करते हैं? जो डेटा होता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और उस डेटा के टोटल को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और जो नंबर है हमारा उसको एन से डिवाइड करते हैं। देखिए ये मीन मीन्स मीन का जो ये होगा ये एक्स बार, दैट इज द मीन। ये अनग्रुप डेटा के लिए सम ऑफ डेटा x1 x2 x3 एंड xn दीज आर द डेटा। टोटल कीजिए, नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट, यू विल बी एबल टू गेट द कैलकुलेटेड मीन। और सिंपल है, यहाँ पे x1 x2 डेटा है, इसको या फिर इसको हम ऐसे ना करके बार बार ना लिख करके x1 x2 x3, यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं समेशन, इसको बोलते हैं जोड़ना। ये फॉर्मूला है, सॉरी एक साइन है, ये इसको बोलते हैं सिग्मा या इसको कॉल्ड करते हैं समेशन ऑफ xi। xi मीन्स, सुनो पहले xi मीन्स x1 x2 x3 x4। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हम उसको लिख देते हैं सिग्मा xi और उसको हम डिवाइड करते हैं n से। तो इस तरह से आपका मीन कैलकुलेट हो जाता है। बोलो क्या बोलना है प्रियांशी? सर इसको लिखेंगे कैसे? जैसे लिखा है मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा है ये तो दिख रहा है सर, मतलब कि आपने कहा है एक्स मतलब कि लिखे हैं, मतलब कि एक्स बराबर एक्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये x x2 x3 डेटा है। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर्स में आएगा। जैसे ये देखिए, एक 4 रुपीज है आपके प्रोडक्ट, 5 दूसरा प्रोडक्ट 9 रुपए का, तीसरा प्रोडक्ट 6 का है, चौथा प्रोडक्ट 2 रुपए का है, पांचवा प्रोडक्ट 9 रुपए का। ये पूछ रहा है कि एवरेज कितना कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का। यहाँ देखिए एवरेज प्रॉफिट, इसमें xi ये फॉर्मूला है, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi का मतलब 4 + 9 + 6 + 2 + 9 एंड डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। ये देखो सिंपल है, 4 + 9 + 6 डिवाइड करिए, यानी कि जो इसका जो मीन होगा या एवरेज होगा दैट इज 6। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये सिंपल फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा में मीन कैलकुलेट करने का। और आगे चलिए, हम चलते हैं आगे। ये एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, अगर आपके पास डेटा ज़्यादा बड़ी संख्या में है तो हम लोग उसको बोलते हैं, ये मेथड 2 है। इसमें हम लोग पहले एक क्या बोलते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं, आर्बिट्रेरी मीन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका मीन हो सकता है। फिर हम लोग डेविएशन हम लोग निकालते हैं और ये फार्मूला लगाते हैं, x बार इक्वल टू a मीन्स एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा d अपॉन n। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा अगर वो पूछ रहा है कि आप मीन निकालिए डेविएशन मेथड से या एज्यूम्ड मीन्स निकालिए, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d। इसको एग्जांपल से हम बता देते हैं। ये डीलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10, डीलर वाइज सेल्स हैं। सपोज करिए इसने तो पता नहीं कौन सा माना, मैं 28 को एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ या फिर 31 को एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। इट्स अवर चॉइस कि हम किसको एज्यूम्ड मीन माने।
हम किसी को भी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। उसके बाद इस टेबल को हम लोग यूज करते हैं एज इट इज। यहाँ लिखेंगे डीलर 1 to 10, यहाँ आपकी सेल्स हो गई, ये इतनी सारी सेल्स हो गई। और एज्यूम्ड मीन आपने मान लिया इस डेटा में, चाहे वो इस डेटा में हो चाहे इस डेटा में ना हो। आप चाहें तो इस डेटा में से भी कोई सा मान सकते हैं, या अपनी मर्जी से आप देख सकते हैं कि एज्यूम्ड मीन कितना हो सकता है। इन्होंने एज्यूम्ड मीन मान लिया 25, मीन्स इस 25 को या फॉर्मूला लगाएंगे डेविएशन फ्रॉम एक्स। तो इससे 23 माइनस 25, 8 माइनस 25, 14 माइनस 25, 31 माइनस 25, 6 माइनस 25, इस तरह से आपका ये डेविएशन आ गया कि ये डेटा आपके एज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहा है। दिस इज द वैल्यूज ऑफ डेविएशन। फिर इनको आप जोड़ेंगे तो ये सिग्मा डी हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला है सिग्मा डी यूज करना है आपको। सिग्मा डी आपने आ गया, एज्यूम्ड मीन आपने 25 ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है, एन आपका 10 है, फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी। 25 प्लस ये आपका सिग्मा डी है अपॉन 10 मीन्स डिफरेंस, सॉरी मीन्स एन, और इस तरह से आपका एक्स बार आया 22.6। अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन सब का टोटल कर लीजिए, ये एक्स का टोटल कर लीजिए एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे, तब भी आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.6, दोनों तरीके से। लेकिन ये इवेल्युएटर के ऊपर डिपेंड है कि आपको वो कहे कि इसका मीन निकालिए, सिंपल तरीके से निकाल के दे दीजिए आप। इफ ही इज आस्किंग नो कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन का आप यूज करके आप लोग निकालिए, तब आपको यही टेबल यूज करनी पड़ेगी मीन निकालने के लिए। ग्रुप डेटा, अगर अभी तक हम बात कर रहे थे अनग्रुप डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको हमने किसी भी टेबल में या किसी भी क्लास इंटरवल में हमने उसको नहीं रखा था, सिंपल हमने यूज किया था। अब बात करते हैं हम लोग इफ वी आर हैविंग ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, वो होगा एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई प्लस F2 X2। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिए एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या इसको सिग्मा एफ को आप एन भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये एफ क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या है, ये आपका डेटा है। आगे हम आपको इसे कोई एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला यूज होगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। पीछे ही ले लेते हैं हम, सपोज करिए ये अगर ये सेल्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी अगर आगे दी हुई होती तो वहां पर सिग्मा एफ एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता, दोनों को जोड़ देते, देन सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करके डिवाइड बाय एन कर देते, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द अर्थमेटिकल मीन और मीन। इसके आगे इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो आपका सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या मैंने बताया कि सिग्मा एफ को नीचे वाले को एन भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे फिर इवेल्युएट करा है कि नो आई वांट दैट यू कैलकुलेट द अर्थमेटिकल मीन और मीन बाय एज्यूम्ड मीन, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको दूसरा याद करना पड़ेगा, दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, या ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। जैसे मैंने कहा कि सिग्मा एफ को आप एन भी लिख सकते हैं। यस, तो दोनों तरीके आपको, दोनों मोड्स आपको आने चाहिए। देखिए एक इलस्ट्रेशन है 3, यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, दीज आर द मार्क्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी, मीन्स 10 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं, 8 के, 20 मार्क्स 21 स्टूडेंट ऑब्टेन्ड, 30 मार्क्स 23 स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड एंड 40 मार्क्स 17 स्टूडेंट हैव ऑब्टेन्ड, 50 मार्क्स 15 बच्चों को मिला। मीन्स इसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग वी कैन यूज एज ए फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ। तो आप इसको फॉर्मूला में अगर कैलकुलेशन करें अर्थमेटिकल मीन का, दीज आर द एक्स 10 20 30 40,
एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप लोग फ्रीक्वेंसी लिखोगे। एफ ये आपका एज्यूम्ड मीन से निकालने का तरीका इसमें बताया है। तो यहाँ इस केस में भी ये x जो आपको दिया है, एज्यूम्ड मीन हमेशा x में से आप लोग मानते हैं, आप लोग कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम्ड करते हैं। इस केस में देखिए एज्यूम्ड मीन इन्होंने अपने आप 40 एज्यूम्ड किया। 40 एज्यूम्ड क्यों किया? क्योंकि मार्क्स 10 से और 80 के बीच में है, तो मिड वैल्यू उनको 40 दी। इन्होंने 40 एज्यूम्ड कर लिया कि इसका जो मीन 40 हो सकता है। लेकिन एज्यूम्ड मीन में एज यू आर अवेयर हमको डेविएशन निकालना होता है, दैट इज नोन एज डी, एंड डी होता है x माइनस एज्यूम्ड मीन। यहाँ देखिए x मीन्स 10 था, एज्यूम्ड मीन्स 40 था, 10 माइनस 40 30 हुआ। यहाँ x है 20, एज्यूम्ड मीन है कितना 40, सो 20 माइनस 40 ये माइनस 20 हुआ। इस तरह से आपने टोटल एज्यूम्ड मीन निकाले और उनका अपने टोटल करते हैं। तो ये आप जो टोटल करेंगे, नहीं उनका टोटल आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके फॉर्मूला में सिग्मा डी नहीं है, आपके फॉर्मूले में सिग्मा एफ डी। तो इस जो डेविएशन निकाला है इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि एफ डी आप निकालिए। ये 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30, ये इट कम्स माइनस 240, 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20, इट बिकेम 420। लेकिन ये माइनस है, माइनस कहाँ गया इसका? माइनस साइन नहीं दिख रहा है, इट इज माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस 230। तो आप इस तरह से दोनों का एफ डी निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन करके एफ डी। और अभी आपके पास ये वाला फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन है। 40 एज्यूम्ड मीन था। सिग्मा एफ डी मीन्स आपने जो एफ डी कैलकुलेट किया था उनको टोटल सिग्मा या समेशन कहते हैं, जितना जो आपके समेशन के आगे लिखा हुआ है इनको आप टोटल कीजिए। तो सिग्मा एफ डी इस टेबल से कितना आता है, ये देखिए माइनस 330, दैट इज सिग्मा एफ डी माइनस 330। एंड नंबर ऑफ एन क्या है, दैट इज सिग्मा एफ, दैट इज 100। इस फॉर्मूला लगा करके आपको जो मीन आता है दैट इज आता है 36.70। ये एज्यूम्ड मीन से है। अगर आप इस टेबल में देख रहे हैं, दोनों मेथड इसमें सिखाए हैं। एक सिंपल वाला मेथड भी जिसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन के केस में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट 2 कॉलम की, ये हो गया ये एफ एक्स, और फिर एफ एक्स को कैलकुलेट करिए। एफ एक्स आया कितना आपका 3670। ये आपका ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये 3670 है। यहाँ पे आप देखिए पहला फॉर्मूला 3670 डिवाइड बाई एन यानी कि 100, 36.70। आप मीन किसी भी तरीके से निकालिए, चाहे एज्यूम्ड मीन की हेल्प से निकालिए, चाहे आप डायरेक्ट सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करके निकालिए, दोनों ही केस में आपकी मीन वैल्यू सेम होगी। तो ये अर्थमेटिकल मीन निकालने के 2 तरीके हैं। इनको आप जो एक्सरसाइज है उनको आप कीजिएगा। अगर किसी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होगी देन लेट मी नो। ये सब निकालने के तरीके हैं अर्थमेटिकल मीन। ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। एक चीज़, हाँ जैसे एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको। अगर आपको डेटा इस तरह का है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल 100 to 105, 105 to 110, इनको ऐसे केस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आप इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। 100 एंड 105 का मिड वैल्यू मीन्स दोनों को जोड़िए एंड डिवाइडेड बाई 2। इस केस में वो x होता है, ना कि ये x। इसमें भी क्लास इंटरवल दिया है, मिड वैल्यू करके x निकालिए। 15 प्लस 25 कितने हो गए 40, 40 डिवाइड बाई 2 ये 20 होगा, और ये कितना होगा 35 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 ये 20, 60, 80, 100। इस तरह से ये क्लास इंटरवल निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी नीचे दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा मेथड आप यूज निकालें, डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मीन्स आपको एज्यूम्ड मीन आपको निकालना मानना पड़ेगा पहले, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन।
तब आप इसका फॉर्मूला से इसका मीन निकालेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है वेटेड अर्थमेटिकल मीन। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जहां डेटा की जगह वेट आ जाए तो वो उस तरह से जो मीन निकालते हैं हम लोग, वो वेटेज अर्थमेटिकल मीन होता है। वहां सिर्फ आप एक्स की जगह डब्ल्यू यूज करते हैं, अदरवाइज नो डिफरेंस, सेम है बिल्कुल। ये देखिए वहां हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या एफ की जगह हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू यूज करते हैं, अदरवाइज सेम फॉर्मूला है अर्थमेटिकल मीन का। यूजेज ऑफ वेटेज अर्थमेटिकल मीन, इनको पढ़ लीजिएगा कि क्या यूजेज हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिकल मीन, यही प्रॉपर्टी है कि मीन अगर किसी डेटा का निकालते हैं तो वो 4 लोग भी निकालेंगे तब भी सेम होगा। दूसरा, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिकल मीन इज ऑलवेज जीरो। अगर आपने मीन कैलकुलेट किया है और फिर उनको डेटा में अगर आप एज्यूम्ड मीन लेते हैं तो उनका सम कभी भी जीरो नहीं होता। अगर आपने मीन कैलकुलेट करके निकाला है तो डेविएशन अगर आप निकालेंगे और डेविएशन को निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो डेट टोटल और समेशन विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिकल मीन की, इनको पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अर्थमेटिक, जब हम मीन की बात करते हैं या अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कंप्यूट, ये पढ़ा है हमने। रिजिडली डिफाइंड ये भी पढ़ा है। सिंगल रिप्रेजेंटेड फिगर ये भी पढ़ा है कि वो बताता है कि डेटा की डेंसिटी कहाँ है, कितना डेटा अपर साइड में है, कितना लोअर साइड में है। तो ये सब सिंपल है और इसको हम पढ़ भी चुके हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब इलस्ट्रेशंस हैं, इनको कैलकुलेट करिएगा, समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिकल मीन और वेटेज मीन, उसके बाद में एक आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए और उसकी हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू ऑब्टेन, हाउ टू गेट अर्थमेटिकल मीन और वेटेज अर्थमेटिकल मीन। यू शुड बी अवेयर अबाउट द फॉर्मूला। फॉर्मूला का सिंपल यूज कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। 1 मिनट का वेट कर ब्रेक, उसके बाद में दूसरी यूनिट शेयर करता हूँ।
So second unit is about median. This is the second measure of central tendency. प्रियांशी ने क्या पूछा है चैट बॉक्स में? एक्यूमुलेशन फैक्टर का मीनिंग, एक्यूमुलेशन फैक्टर कहाँ यूज होता है? प्रियांशी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है ये? सर अगले चैप्टर में है। तो आने दो ना अगले चैप्टर को, तुम तो आगे से 4 कदम आगे पूछती हो। करते हैं इसके बारे में डिस्कस। यस, तो दिस इज द सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नॉन एज मीडियन. मीडियन बेसिकली डेटा को जब तक हम अरेंज नहीं करते किसी सीक्वेंस में, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, डेटा को अरेंज करने के बाद उसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसी मिड वैल्यू हमें मिली है जो डेटा के मिड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ मीडियन में और मीन में एक फर्क है कि मीन बेसिकली माध्य वैल्यू है, यानी कि सारे डेटा को आप टोटल करके जो नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते हैं तो उस डेटा का माध्य यानी कि बीच का मिड पॉइंट कौन सा होगा वो प्रेजेंट करता है आपका मीन. मीडियन प्रेजेंट करता है कि जो डेटा आपने जो डेटा लिया है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि उस सीक्वेंस करने के बाद उस डेटा में जो मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन होता है कि डेटा आधा डेटा उस मीडियन के ऊपर होगा और आधा डेटा उस मीडियन के नीचे होगा. बेसिकली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? What is median? The median is also the measure of central tendency. Unlike arithmetical mean, the median is based on the position of a given observation, a series arranged in ascending or descending order. जब तक आप उसको ascending और descending order में आप नहीं डालेंगे, then you will not able to calculate the. Okay, I found this on the web for a range. Yes, तो ये पोजिशनल एवरेज है. मीडियन को बोलते हैं हम लोग पोजिशनल एवरेज. मीन्स उस पोजीशन से ऊपर आधा डेटा है और उस पोजीशन के नीचे आधा डेटा है, दैट इज कॉल्ड मीडियन. मीडियन ऑफ ए गिवन सीरीज इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल that divide the series into two equal parts. It is most central point of a series where half of the items lie above this value and the remaining half lies below this value is called as median. So median is denoted by MD. वहां आपने देखा होगा जो मीन है that is denoted by X bar. Median is divided by MD. MD यानी कि मीडियन निकालने के दो तरीके हैं. फर्स्ट इज फॉर अनग्रुप डेटा, सेकंड इज फॉर ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा को हाउ टू कैलकुलेट द अनग्रुप डेटा? इस अनग्रुप डेटा को भी दो पार्ट हैं. अगर आपका डेटा मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड या अनग्रुप्ड है और उसका टोटल n अगर आपका ऑड है, उसका फार्मूला होगा मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 ns टर्म. जैसे ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर द डेटा 6 7 4 8 11 5 3 9 10. इनको हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 डेटा है हमारे पास. 9 डेटा का मतलब है द n इज ऑड. अब इसका हम मीडियन आपको निकालना है. सबसे पहले तो आपको यू हैव टू अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. किसी भी ऑर्डर में डाल दीजिए, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. ये हमने नीचे इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया इस डेटा को और फॉर्मूला लगाया. n 9 है, n प्लस 1/2 ns टर्म यानी कि 9 प्लस 1/2 दैट इज फिफ्थ टर्म. इसमें देखिए फिफ्थ टर्म कौन सा है, चाहे आप लेफ्ट से देखिए चाहे आप राइट से देखिए, फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5.
So 7th is a fifth term from left. If we calculate from right, 1, 2, 3, 4, 5. Fifth term always 7 है, either from left, from right. So therefore the medium is 7. It's very simple, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको ग्रुप को just remember first you have to arrange the data in sequence, ascending or descending. Then देखिए आपका n क्या है. If n is odd, then फॉर्मूला लगाइए n plus 1 by 2 टर्म जो होगी आपकी, that will be the median. दूसरा अदर केस है, इफ द n, अगर इस डेटा में जो ऊपर डेटा की बात कर रहे थे, अगर इसका 10 है n, यानी कि एक ज्यादा है, तब आप फॉर्मूला जो लगाएंगे वो फॉर्मूला आपका दूसरा होगा. इसमें तो दिया भी नहीं है, फॉर्मूला कहाँ गया इसका, चलिए हम ही बता देते हैं. वहां मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2 टीएच टर्म प्लस n+1/2 टीएच टर्म. दोनों देखेंगे आप, यानी कि n आपका कितना है, हमने कितना बताया, 10. तो 10/2 5th टर्म निकलेगी आपकी और 6th टर्म निकलेगी. अब इस डेटा को जो आपने असेंडिंग लगाया है, डिसेंडिंग लगाया है, उसमें 5th टर्म देखिए, 1 2 3 4 5. 5th टर्म आपकी इधर 20 है और इधर से देखेंगे, सॉरी n कितना था इसमें, n आपका 8 है, 8. तो सॉरी 4 n/2 होगा 4. 4th टर्म होगी आपकी 16 और n+1/2 टर्म होगी आपकी 20. इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 20 + 16 = 36. एंड फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, n/2 टीएच टर्म प्लस n/2 + 1 टीएच टर्म एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2. ये आपका फॉर्मूला होगा. इससे आप अपने मीडियन निकाल पाएंगे इफ द डेटा इज इवन नंबर. इफ योर डेटा इज ग्रुप डेटा, देन ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आपका थोड़ा सा लेंदी है, उसको आपको याद करना पड़ेगा. ग्रुप डेटा की बात हम करते हैं, यानी कि वो एक टेबुलर फॉर्म में है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी है. जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो उसमें आप एज्यूम कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वहाँ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज लाई कर रही है. सो देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन 1. मार्क्स बच्चों के ये है डेटा सेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन दैट इज फ्रीक्वेंसी है ये, और इसके आपको निकालना है मीडियन. इसको आप मार्क्स को एज इट इज नीचे रख दीजिए, ये रखा आपने. नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप इस डेटा को भी असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो अच्छा होगा. जैसे इसमें देखा है 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 20 है, 5 के बाद कौन सा 10 के कॉरेस्पॉन्डेंस में फ्रीक्वेंसी 43 है, 15 के कॉरेस्पॉन्डेंस में फ्रीक्वेंसी 75 है. मीन्स आपने जो x है यानी कि मार्क्स है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फ्रीक्वेंसी ले ली. लेकिन इस स्ट्रक्चर डेटा, ग्रुप डेटा में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी होती है, तभी आप मीडियन निकाल पाएंगे, जिसको बोलते हैं CF. CF शॉर्ट फॉर्म है, बड़ा फॉर्म इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. CF हम निकालते हैं और उसके बाद जो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला है आपका MD = 1 + n/2 - C / F × I. I होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, यानी कि जो उसकी जो लोअर लिमिट है, दैट इज I. हाँ, ये फॉर्मूला आपको लगाने के बाद आप मीडियन निकाल पाएंगे. ये आपका L1 लिखते हैं, ये L लिखा हुआ है, दैट इज L1. L1 मीन्स लोअर लिमिट. n/2 जो नंबर ऑफ डेटा है आपका, -C निकालने का तरीका मैं बताऊंगा आपको जब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है. जैसे देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है आपने, दिस वन, और आपने मीडियन का, क्योंकि आपका कितना है, n कितना है, 393 है, दैट इज ऑड नंबर. तो n+1 टीएच टर्म होगी, 393 + 1 टीएच टर्म होगी, 197 टीएच टर्म होगी. इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे
तो 3138 से ज़्यादा बड़ा है, 214 और 197 से कम है, सॉरी 197 के इसके आसपास है, ना कि ये आपकी सी होगी 214। इसको आप फॉर्मूला में डाल दीजिए सारी वैल्यूज को एंड यू विल गेट योर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एम डी इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ, एफ मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और इंटू आई, आई मीन्स दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस यानी क्लास इंटरवल का साइज। और इसमें आप फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए वैल्यू, आप इसको मीडियन को निकाल पाएंगे। अगर आपको एग्जाम्पल देखेंगे इसको यहाँ से आराम से आप समझ जाएंगे। ये आपका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए होंगे मीडियन के। बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इसमें लगता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन है। जैसे आपको बताया कि ये इसका आधा डेटा इसके अपर साइड में होगा, आधा डेटा इसके नीचे साइड में होगा, ठीक है। इनको भी पढ़िएगा आप, इनको, ये सब उसी के बेस पे हैं। ये मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मीडियन है। इसके बाद दो चीज़ और हैं जो मीडियन वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मैंने बताया कि Q1, Q2, Q3 तीन क्वार्टाइल होते हैं। Q1 25% को रिप्रेजेंट करता है, 25% को, Q2 50%, यानी Q2 को ही हम मीडियन बोलते हैं, एंड Q3 75% डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी डेटा कहाँ लाई करता है। ये देखिए क्वार्टाइल है Q1, Q2, Q3। Q1 निकालने का फॉर्मूला ये है, साइज ऑफ n+1/4 होगा, और साइज ऑफ 2n+1 यानी कि n/2 दैट इज Q2 होगा और Q3 होगा। तीनों को Q1 के निकालने का फॉर्मूला दिस, Q2 को फॉर्मूला के केस में जहां पे लिखा है आपको ये JN/4, अगर आप Q2 करेंगे तो यहाँ पे 2 कर देंगे, Q3 करेंगे तो यहाँ पे 3 कर देंगे। इस तरह से आप Q1, Q2, Q3 तीनों क्वार्टाइल आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है हाउ टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल। अगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल तीन होते हैं, Q1, Q2, Q3, जिसमें से Q2 इज नॉन एज मीडियन। और Q1 मीडियन क्यों, जैसे मैंने फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, Q1 आपका होता है तो 25% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। Q2 आपके 50% डेटा की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। Q3 आपके 75% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। देन इसी के बेस पर परसेंटाइल होता है, P10, P20, P25, P50 वही आपका मीडियन है। अगर आप P50 की बात करेंगे तो दैट इज अगेन मीडियन। P50 मीन्स 50% डेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये मीडियन है। और परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला भी इसमें दिया हुआ है, ये है P10 लिखेंगे तो यहाँ पे P10 इक्वल टू L1 प्लस JN अपॉन, और यहाँ पे बाई 10 माइनस C अपॉन F इंटू, ये क्लास इंटरवल है। परसेंटाइल, क्वार्टाइल, आगे चलिए। ये जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि डेटा को किस तरह से, ये डेटा है बेसिकली। देखिए यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q2 कहाँ है इसमें, दिस वन, ये Q2 है, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये आपका 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि आपका 50% डेटा यहाँ पर है। एक आपका Q1 है, Q1 आपका ये होगा दिस वन, और Q3 ये रहा, Q3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 75% डेटा को, ये यहाँ पर डेटा आपका 75 टोटल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं आपके Q1, Q2, Q3। और अगर परसेंटाइल के रूप में पूछते हैं कोई तो उसका भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक सेकंड, एक कॉल ले लेता हूँ। सर एक बार रिपीटेड कर दीजिए आप। हाँ प्रियांशी, क्या क्वेश्चन था आपका? सर एक बार रिपीटेड कर दीजिए, आप अभी समझा रहे थे। बेटा अभी 2 यूनिट और हैं अभी तो। इस यूनिट में हमने पढ़ा है क्या है? सिंपल मीडियन पढ़ा। मीडियन के 2 पार्ट, 3 पार्ट हैं, परसेंटाइल, क्वार्टाइल एंड एक डेकाइल है। और सारे के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे और उनको यूज करना होगा। जो टेक्निकल चीज थी, मैंने कहा कि आपको जो Q2 है डेट इज मीडियन होता है, परसेंटाइल 50 डेट इज अगेन मीडियन होता है। ओके टाइम सर। टाइम परमिट करेगा तो हम उसको दोबारा देखते हैं। पहले थर्ड यूनिट शुरू करनी है, क्योंकि अभी 2 यूनिट और बची हुई हैं। सिक्सटी फोर। F0 क्या है ये?
Yes, so third measure of central tendency है, that is mode. As we have discussed already that three mean, median, mode are the central tendency. इसमें से हमने मीन के बारे में ओवरव्यू लिया, मीडियन के बारे में ओवरव्यू लिया, अब हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं मोड. सॉरी. Yes. So mode, as I have already discussed, mode is the maximum representation of any particular data is known as mode. यानी कि जो उसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक, जो डेटा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है आपके कंप्लीट डेटा में, उस डेटा का जो नंबर होगा that will be known as mode. So it is mostly repeated again and again. Mode is the measure of central tendency. Mode is the value of variate which is repeated most often in data set. The genesis of word mode lies in the French word that is limode. Limode means नंबर ऑफ टाइम, जो उसका फैशन और नंबर ही बताता है कि ये नंबर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट है, कॉमनली यूज हो रहा है. यानी कि वो कॉमनली यूज होना उसका एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ फैशन है, सबसे ज्यादा वो यूज हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग मोड से वो डिफाइन कहा है. मोड इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू of variate which occur mostly frequently, but it is not exactly true for every frequency distribution. Rather it is the value of the variate around which of the other items. देखिए कई बार क्या होता है, किसी बहुत बड़े डेटा में दो नंबर्स बिल्कुल इक्वल टाइम रिपीट हुए हैं, उनमें से कौन सा मोड होगा उसको भी निकालने का एक अलग डिफरेंट तरीका है. सबसे पहले इसको जाने कि जो आपका जो मीन है that is denoted by x bar, median is denoted by md and mode is denoted by m0. इसको कैसे कंप्यूट करते हैं मोड को? सिमिलरली देयर मे बी टू टाइप ऑफ डेटा, वन इज ग्रुप्ड, सेकंड इज अनग्रुप्ड. ग्रुप डेटा को या जो सर आप अनग्रुप डेटा है उसको पहले आप डेटा को देख लीजिए इसमें कि सपोज करिए ये डेटा है आपका 5, 6, 4, 7, ये डेटा है, अनग्रुप डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है. इजीली आप लोग बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड इसमें कौन सा नंबर ऐसा है विच इज मोस्टली रिपीटेड. इफ यू सी द 6 नंबर इज रिपीटेडली कमिंग एंड इट इज रिपीटेड बाय 3 टाइम्स. सो जो नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है वही उसका मोड होता है, यानी इसका जो मोड होगा दैट इज 6. सिंपल अनग्रुप डेटा में आप लोग बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा. अगर डेटा आपका ग्रुप है, यानी कि जहां पर एक डेटा है और उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर उसकी दी हुई है, देन उसके निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा. उसके निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे पहले इसके लिए देखिए अनग्रुप डेटा में तो आराम से निकल जाएगा बाय ऑब्जर्वेशन, बट ग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी. सॉरी, फ्रीक्वेंसी उसमें दी हुई है, तो आप उसको फॉर्मूला के द्वारा ही आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे मोड को. ये एक इलस्ट्रेशन है और इसमें मोड निकालने का तरीका पहले मैं इस टेबल में आपको समझा दूं, या ऊपर वाली टेबल, किसी भी टेबल में एक में ले लीजिए, ये ले लीजिए. ये टेबल आपको मैंने हाईलाइट की है. इसमें जो साइज ऑफ आइटम्स हैं उनको हम
आइटम्स यानी कि एक्स लिखेंगे इनको हम, फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं। अब आप इस टेबल में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 45, और 45 के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन सा डेटा है, 45 और किसी की नहीं है। तो इस केस में जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है जिस नंबर की, यानी कि किसकी फ्रीक्वेंसी है 23, 23 इज रिपीटेड बाय 40 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी बार वो फ्रीक्वेंटली आया है, तो 23 45 टाइम्स आया है इस टेबल के अकॉर्डिंग। इसलिए इस टेबल में जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो मोड होगा दैट विल बी 23। लेकिन ये तो सिंपल साइज दिया है, अगर ये क्लास इंटरवल में आ जाए, या आप देखें कि ये भी देखिए, इसमें कहाँ है, ये ये एक टेबल है, इस टेबल में क्या डिफरेंस है, इफ यू नोटिस हियर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी 24, इस टेबल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 24 है, यस। लेकिन दो फ्रीक्वेंसी और हैं जो प्रीसीडिंग्स हैं, दैट इज 20 एंड 22 एंड, यानी इसके आसपास ही हैं, ये 20 है और ये 22 है। तो इसके लिए और बहुत मतलब कम डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को अकॉर्डिंग जो ये आपका जो ये मोड है ये 65 ना हो करके कुछ और हो सकता है, तो उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है यहाँ पर, ये वाला फार्मूला है आपका। इस ये बड़ा कॉम्प्लिकेटिव आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें फार्मूला है, इसको आप याद करिएगा, ये वाला नीचे वाला मोड इक्वल टू होगा, ये L मीन्स L1 मान लीजिए, किसी भी इंटरवल में लोअर लिमिट होता है ये, F1 फ्रीक्वेंसी 1 होगी, F0 जो आपने डेटा के अकॉर्डिंग जो आपको दिख रही है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, F2 कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए जैसे इस केस में देखिए, जिस केस की हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 24 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाली F1 होगी, यानी कि ये F1 होगी और ये आपकी 6 होगी F2। तो ये F0, ये F1, ये F2, फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपके पास F1 भी है, F2 भी है और F0 भी है। लेकिन ये फार्मूला एज आई सेड, ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको लोअर लिमिट यानी कि L1 पता हो और दोनों L1 माइनस L2 यानी कि I मीन्स इंटरवल का साइज। इंटरवल का साइज कैसे निकलता है, दोनों क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, जैसे 10-20 एक क्लास इंटरवल है तो बीच का डिफरेंस है इसका 10, या 0 to 5 एक क्लास इंटरवल है तो बीच का डिफरेंस है 5। और ये कैसे निकलता है, आई निकलता है L2 माइनस L1, L2 उसकी अपर लिमिट और L1 मीन्स लोअर लिमिट। ये एक एग्जाम्पल से आप थोड़ा और आराम से समझ जाएंगे, दैट विल बी द गुड एग्जाम्पल। दीज आर द क्लास इंटरवल एंड दीज आर द नंबर ऑफ फैमिली जो रेंट पे कर रही है, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है आपका। इसमें इफ यू सी, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 20, लेकिन 20 के कॉरस्पॉन्डेंस में एक क्लास इंटरवल है, वो है 100 to 120, और ये वाला मैंने आप हो गया ये हाईलाइट, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी जो F0 बोलते हैं। एज आई सेड, इसके लेफ्ट की या ऊपर नीचे की ले लीजिए, 14 होगी F1, 15 होगी F2, 20 होगी F0, नंबर ऑफ डेटा आपको पता है दैट इज 100। सिंपल फार्मूला लगाइए, जो बड़ा सा फार्मूला मैंने आपको बताया था ये वाला, दिस वन, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से इसका मोड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डेटा का, किसी भी टेबल का। ये आपका मोड है। खांसी उठेगा तो वेट कीजिएगा।
यस, सो मोड के केस में फॉर्मूला बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर्मूला अगर आपको याद है, जैसे इस टेबल में भी देख लीजिए, एक फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा है डेट इज 8, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग में क्लास इंटरवल होगा 20 से 29, और इसके ऊपर वाली डेट इज फ्रीक्वेंसी 4 है, डेट इज विल बी F1, इसके नीचे वाली 7 है, डेट विल बी फ्रीक्वेंसी F2। फॉर्मूला में आप डाल दीजिए और आप उसको इस वाले में फॉर्मूला लगा दीजिए, यू विल एबल टू गेट योर मोड। आगे क्या है, ये मोड निकालने का इस कुछ सम इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। ये पार्ट चाइल्ड डायग्राम से दिखाया है कि ये मोड जो है सबसे ज़्यादा बड़ा डेटा है, उसको रिप्रेजेंट कर जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। फाइंड द मोड फ्रॉम द टेबल, कुछ सब एग्जांपल्स हैं, आपको मोड कैलकुलेट करना आइए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि अगर आप किसी चार्ट को, टेबल को हिस्टोग्राम में आप कन्वर्ट कर लें, उसमें जो मोड होगा उसको ग्राफिकल, यानी कि इस इंटरवल के बीच में जो आपका कैलकुलेटेड मोड आया है उसको इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि डेट इज 34, 34 इज द मोड। ये वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में है नहीं, कैलकुलेशन ऑफ मोड है। मेरिट डिमेरिट्स पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है। सिंपल आपको मोटा मोटा बता ही दिया है कि मोड आपके जो डेटा सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो डेटा में कंसिस्टेंसी जो सबसे ज़्यादा कंसिस्ट कर रहा है उसी को हम लोग मोड कहते हैं। एक फॉर्मूला और याद करिएगा, ये बहुत आता है कई बार, देर इज ए रिलेशन बिटवीन दीज थ्री सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मिड मीडियन मोड के बीच में एक रिलेशन है। उस फॉर्मूला को आपको याद जरूर होना चाहिए, डेट इज मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मल्टीपल बाई ये मीन। इसको आप फार्मूला को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इसके बेस में भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कि एक टेबल आपको दे दी जाएगी, उस टेबल से आपको कहेंगे कि आप इसमें से मीन मीडियन निकालिए, एंड देन इन मीन मीडियन की हेल्प से आप मोड को कैलकुलेट कीजिए। या एक सिंपल सा एग्जांपल दे देंगे कि देयर इज ए डेटा, उसका मीन ये है और उसका मोड ये है, फाइंड आउट द मोड, फाइंड आउट द मीडियन। तो तीनों में से दो आपको दी हुई होंगी, एक आपसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब इफ़ यू आर अवेयर रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, अगर आप इस रिलेशन से अवेयर हैं, इस फॉर्मूले से अवेयर हैं, यू कैन कैलकुलेट द डिजायर्ड मीन मीडियन मोड में जो भी आपसे पूछ रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सकें। ये देखिए यहाँ पे इवन वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने तीनों को निकाल करके वो कहेगा आप इसको वेरीफाई भी कीजिए, तो इस फॉर्मूले से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपका ठीक है, दैट मोड इक्वल टू 3 मीडियन इंटू 2 अर्थमेटिकल मीन। यही है इसमें। एक लास्ट और बचा है, इसके ज़रा थोड़ा सा उसको भी देखो, उसके बाद एक जनरल डिस्कशन।
यस, सेंट्रल टेंडेंसी में अभी आपने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, उनको निकालने का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा। बट इसके साथ साथ दो चीज और आपको पढ़नी है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन पर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वेट कीजिएगा प्लीज 2 मिनट। Yes. So there are two more things. Not only two, sorry, three. One is geometric mean, harmonic mean, and moving averages. So there are three more additional component which has to be discussed. So first is geometric mean. As I see, the data should be, if we are calculating the geometric mean, so it is the precondition that your data should be in the form of geometrical progression. Geometrical progression means so geometrical progression means 2, 4, 8, 16, 32 means this data is multiple of 2. या फिर second example 3, 9, 27, 81, this is also multiple of 3. So data should be in the geometrical form, then you will be able to calculate the geometrical mean.
geometric mean, it is in the situations where we call the quantities that change over the period of time. We may be interested to know the average or rate of change. In such cases, simple arithmetical mean is not suitable. Then we have to resort the geometric mean. Geometric mean को जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अनग्रुप डेटा है, सपोज करिए ये आपका डेटा 4, 8, 16 में, तो आप देख रहे हैं कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2. इफ यू मल्टीप्लाई, पहला डेटा 4 है, सेकंड डेटा में 2 का मल्टीप्लाई किया, देन इट बिकेम 8, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, इट बिकम 16. इफ अगेन मल्टीप्लाई, देन इट विल बी 32. इफ अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, देन इट विल बी 64. सो दिस इज द अनग्रुप डेटा. और ये डेटा, हाउ मेनी डेटा? दीज डेटा आर 3. तो ज्योमेट्रिकल मीन्स का फॉर्मूला है, यहां देख लीजिए ऊपर, x1 इंटू x2 इंटू x3, यानी टोटल सभी का मल्टीप्लीकेशन और कितना, रूट में कितना डालेंगे हम, नंबर ऑफ डेटा. यानी कि अगर डेटा 2 है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, डेटा 3 है तो क्यूब रूट निकालेंगे, डेटा 4 है तो टेट्रा रूट निकालेंगे, पेंटा रूट, हेक्सा रूट. सिंपल सी बात है कि इनका मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा उसका आप लिख दीजिए. 3 डेटा 3 लिखिए, 4 डेटा 4 लिखिए. या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेटा और रेज टू पावर 1/n. सो ये ज्योमेट्रिकल मीन निकाला इनका, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, इट बिकेम्स 512. 512 का क्यूब रूट निकालेंगे, देन इट विल बी 8. सो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस डेटा इज 8. सो फॉर्मूला याद रख लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा के लिए. फॉर्मूला है ये कि यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड देन उसका रूट निकाल लीजिए जितना भी है. That's the geometrical mean and average based on product of item when the number is 3 or more. अगर नंबर आपका ये 3 से ज्यादा होगा या 4 से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो उसके लिए लॉग लेना ज्यादा ठीक है. यानी कि पहले जो आप ये फॉर्मूला है इसी का लॉग ले लीजिए. लॉग GM इक्वल टू, और जो रेज टू पावर 1/n वो पहले आ जाएगा, लॉग x1 इंटू x2 x3. आपको मालूम है लॉग x1 इंटू x2 क्या होता है, लॉग x1 प्लस लॉग x2. ये पिछले यूनिट में हमने बताया था कि लॉग का फॉर्मूला को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से, यानी कि समेशन लॉग x अपॉन n, ये फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिकल मीन का. दिस वन, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ज्योमेट्रिकल मीन होगा एंटीलॉग ऑफ समेशन लॉग x अपॉन n. वैशाली बार बार ऐड नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम क्या है? होगी सर मुझसे भी कह चुकी है. नहीं, वही मैं देख रहा था ना, कर दिया होगी. यस. सो ये एक ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला है. अगर डेटा बहुत छोटा है, 2 या 3 या 4 है, तो आप उसका ज्योमेट्रिकल मीन सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. इफ डेटा इज n इज मोर देन 3 and 4 and 6, यानी कि तो फिर आप उसका दोनों साइड का आप लॉग ले लीजिए एंड देन लॉगरिथम टेबल यूज करके आप उसका फॉर्मूला को आप लोग सॉल्व करके देन एंटी लॉग करके उसका ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हैं. ये जो आपको ज्योमेट्रिकल मीन अगर बड़े डेटा का निकलवाया जाएगा तो आपको लॉग टेबल भी प्रोवाइड की जाती है. उस लॉग टेबल से आप वैल्यू उसकी निकालेंगे. ये देखिए सिंपल एग्जांपल देख लीजिए. जस्ट यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर हैं ये. तो 4 नंबर का तरीका सिंपल एक ये था, चारों की मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड रेज टू बाई 1/4. लेकिन वो टिपिकल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. सो बेटर है इन्होंने एंटी लॉग लिया है. लॉग 20, ये 65, ये 83, लॉग 135, इनकी वैल्यू डाली इन्होंने. लॉग 20 की वैल्यू इतनी होती है, लॉग 65 की वैल्यू इतनी होती है, टेबल से बता रहे हैं. लॉग 83 की वैल्यू इतनी होती है, लॉग 135 की वैल्यू इतनी होती है.
और उसके बाद डिवाइड 4 कर दीजिए, ये वैल्यू आई। एंटी, ये जो वैल्यू है इसका आप एंटी लॉग देखेंगे टेबल से तो वो वैल्यू होगी 61.77। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस डेटा विल बी 61.77। सो लॉग टेबल ज्योमेट्रिकल मीन को बड़े डेटा का ज्योमेट्रिकल मीन निकालने के लिए आपको लॉग टेबल यूज करनी है। लॉग एंड एंटी लॉग टेबल दोनों साथ साथ होती हैं। तो ये है आपका ज्योमेट्रिकल मीन। सॉरी, एक और रह गया ना, ये तो वो था अनग्रुप डेटा। इफ योर डेटा इज ग्रुप तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको याद करना होगा। GM इक्वल टू 1/n सिग्मा FX log x, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला सर ये GM इंटू एंटी लॉग सिग्मा F log x अपॉन n। यहाँ भी आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी। सपोज करिए ये डेटा है, इसका आपने इस फॉर्मेट में आप इसको लेके आए हो, देन उसका एंटी लॉग एंड लॉग, ये देखिए वैल्यू निकाला। देन वेटेज ज्योमेट्रिक मीन मैंने बताया कि उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे अर्थमेटिकल मीन था, वहाँ पे वेटेज जोड़ दिया तो वेटेज अर्थमेटिकल मीन हो गया, बट कैलकुलेशन का तरीका वही ऊपर वाला है। बस यहाँ पर वही करते हैं कि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको W से डिफाइन कर देते हैं, बाकी सेम फार्मूला है। FX की जगह WX हो जाता है वो। ये देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद करिए। आगे एक और है, ये यूज एंड लिमिटेशन है, इनको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को हम आपको पहले बता दें, बेसिकली जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के रूप में कोई सीरीज, कोई डेटा आपके पास है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। और अर्थमेटिकल मीन निकालने का क्या तरीका है, सिग्मा x अपॉन n। अगर डेटा अनग्रुप्ड है, डेटा ग्रुप्ड है तो सिग्मा FX अपॉन n। हार्मोनिक मीन को निकालने के लिए सबसे पहले उस डेटा को आपको हार्मोनिकली यानी कि जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। अगर डेटा आपका 4, 6, 8, 10 है तो उसको लिखोगे 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, इस तरह से। तो जब उससे कंप्यूटेशन करेंगे देन आपका वो निकलेगा हार्मोनिक मीन। देखिए, इफ देयर आर n वैल्यूज ऑफ वेरिएट विच x1, x2 अप टू xn, तो इसका हार्मोनिकल मीन जो कैलकुलेट होगा वो होगा n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 अप टू 1/xn, यानी कि ये सिग्मा 1/x। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप लगाएंगे, फॉर्मूला HM इक्वल टू होगा रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा 1/x अपॉन n। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या ब्रैकेट में डाल लीजिएगा। ये फॉर्मूला आप सीधा लगाइए एंड यू विल कैलकुलेट द हार्मोनिकल मीन। हार्मोनिकल मीन्स हमेशा आपका जो अर्थमेटिकल मीन है उसका जस्ट अपोजिट होता है। ये तो सिंपल दो डेटा को निकालने के बाद बताइए किस तरह से आप सिंपल फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। दो डेटा था, नंबर n मीन्स 2, 1/x1 मीन्स 1/12, 1/x2 मीन्स 1/15। जस्ट कैलकुलेट करें 13.5 मीन्स ये 12 और 15 का हार्मोनिकल मीन होगा 13.34। इसी तरह से इलस्ट्रेशन रखे हैं, यहाँ पर 3 डेटा हैं, इनको आप देख लीजिएगा। बस ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। ये वाला हार्मोनिकल मीन्स होता है, रेसिप्रोकल मीन्स 1/, अपोजिट हो जाएगा वो। अगर 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, और 1/20 है तो 1/20 का रेसिप्रोकल 20 होता है। ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला जैसे हम लोग निकालते हैं अर्थमेटिकल मीन्स, वैसे ही हार्मोनिकल मीन्स निकलेगा, यानी कि सिग्मा FX सब यूज होंगे। ये देखिए, मीन निकालने के लिए सिग्मा FX निकालते थे, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सिग्मा F इंटू 1/x निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपका ग्रुप वाले के लिए n अपॉन सिग्मा F इंटू 1/x, इससे आप हार्मोनिकल मीन भी निकाल लेंगे।
ये हार्मोनिकल मीन निकालने के बाद ना सिंपल हार्मोनिकल मीन में वेटेज अगर जोड़ देंगे तो एक्स की जगह सॉरी एफ फ्रीक्वेंसी की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, वेटेज हार्मोनिक मीन हो जाएगा सेम। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा जब कोई कंपटीशन हो कुछ भी हो हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए। अर्थमेटिकल मीन्स सबसे बड़ा होता है, कोई भी डेटा है अगर उसका अर्थमेटिकल मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिकल मीन उससे छोटा और हार्मोनिकल मीन सबसे छोटा होता है। ये कंडीशंस हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्सन। ऑल्दो आपको यहाँ इस बीकॉम या जो बीबीए आप पढ़ रहे हैं इसमें भी आपसे इनको प्रूव करने के लिए आ सकता है कि कोई डेटा सेट आपको दे दिया जाए ग्रुप और अनग्रुप, देन आप तीनों में रिलेशन आप बताइए, तो उन तीनों का रिलेशन यही होगा। अर्थमेटिकल मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिकल मीन और सबसे छोटा होता है हार्मोनिकल मीन। ये यूज एंड लिमिटेशंस हैं। ये हार्मोनिक मीन वर्सेस अर्थमेटिक मीन, मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक मीन बेसिकली डेटा को रेसिप्रोकल करके तब निकालते हैं, अर्थमेटिकल डेटा को एज इट इज निकालते हैं। तो इसमें कुछ रिलेशंस हैं, इनको आप पढ़िएगा क्योंकि दोनों के निकालने के तरीके एकदम अलग हैं और दोनों की वैल्यू भी एकदम अलग अलग आएंगी। एक छोटा सा टॉपिक है मूविंग एवरेज। एवरेज आप सब लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी डेटा सेट आपको दिया हुआ है उन डेटा को टोटल कीजिए और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट एवरेज। लेकिन मूविंग एवरेज बेसिकली इट इज यूज्ड इन डायनेमिक कंपनीज, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री होती है, कुछ प्रोडक्ट बनाती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग मूविंग एवरेज निकालते हैं। जैसे 1980 में एवरेज कितना था उसका एक्सपेंडिचर का या इनकम का, 1982 में कितना हुआ, 1985 में कितना हुआ, 2024 में कितना हुआ। इसमें बेसिकली होता क्या है, कुछ डेटा ओल्ड डेटा रिमूव हो जाते हैं, उनकी जगह कुछ नए डेटा आ जाते हैं, यानी कि डेटा मूव करता रहता है, इसलिए उसको मूविंग एवरेज कहते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग डेटा मूव करता है, लेकिन डेटा सेट वही होगा जो नंबर्स में होते हैं। जैसे आपने देखा कि प्राइस हमेशा बढ़ते हैं, सेल्स कभी घटती है कभी बढ़ती है, प्रॉफिट्स कभी होता है कभी नहीं होता है। सो ये ट्रेंड, मूविंग एवरेज हमेशा ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है कि अब उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड किस तरह से है, वेदर इज इन प्रॉफिट और लॉस। बाकी इसको कैलकुलेट करने का तरीका वही है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। इफ डेटा इज ग्रुप्ड देन सिग्मा एफ एक्स अपॉन एम, एफ एक्स अपॉन एन। यही है ये, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। यस, चलिए आप चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब किसी का जनरल क्वेश्चन कुछ हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम। प्रियांशी को सवाल है? So thank you very much. Actually, you all have already spent 2 hours. Me too. Have a good day and good night. We'll meet you to all at the same time on same link and with some same faces. Priyanshi, do you have any question? चलिए, anyway, thank you. सर वैशाली